हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी नेट एग्जाम जो पेपर फर्स्ट है आपका जनरल एप्टीट्यूड का, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको यूनिट के अंदर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, आज तक का रिकॉर्ड है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर फर्स्ट के लिए। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान है ना दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इस वीडियो पर आए हो तो मतलब वीडियो को कंप्लीट देखना और आधा बीच में स्किप मत करना, क्योंकि मतलब आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पहली बार टॉपिक को देख रहे हो तो कंप्लीट देखना दोस्तों। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो छूट जाती है, स्किप हो जाती है, क्योंकि वीडियो हम कंप्लीट देखते नहीं, आधा बीच में छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। इसलिए जिससे क्या कि मतलब बहुत सारी चीजें जो लास्ट में इंपॉर्टेंट होती है वो मतलब वीडियो के अंदर स्किप हो जाती है और वहीं से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके गलत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आधा अधूरा ज्ञान है वो मैं बताता हूँ आपको, बहुत खतरनाक होता है एग्जाम के लिए। मतलब तैयारी के दौरान आधा अधूरा ज्ञान है वो खतरनाक होता है, ठीक है दोस्तों। आते हुए क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाते हैं, क्योंकि मतलब हम चीजों को कंप्लीट समझ पूरी तरीके पूरी कंप्लीट रूप से मतलब उन चीजों को समझते नहीं है, जिसके वजह से मतलब हमें इसका नुकसान पड़ता है, उठाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो कंप्लीट डिस्कस करेंगे दोस्तों ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, इसके अंदर कौन कौन से वो जो सीखने के जो लर्निंग डोमेन है, ठीक है। तो सीखने के जो तीन उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, वो मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है, उनकी जो पुस्तक है ब्लूम टैक्सोनॉमी, उन्होंने मतलब 1956 के अंदर प्रकाशित की थी, ठीक है। उनके साथियों ने मतलब मिलकर इस पुस्तक का निर्माण किया था और जो सीखने के जो उद्देश्य है उनको मतलब बताया था इस पुस्तक के अंदर। और ज्ञानात्मक और भावात्मक और मनोक्रियात्मक जो ज्ञान क्षेत्र है उसका मतलब अलग अलग विचारकों ने मतलब अपने समय के अंदर मतलब वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, ठीक है दोस्तों। और जो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के मतलब जो ब्लूम टैक्सोनॉमी सुझाने वाली, वर्गीकरण सुझाने वाली, ठीक है, जो उद्देश्य को सुझाने वाली, वर्गीकरण को सुझाने वाली जो समिति है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। इसलिए मतलब वो अध्यक्ष होने के लिए मतलब जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो बुक है वो मतलब अध्यक्ष थे ब्लूम टैक्सोनॉमी के, ठीक है, उस समिति के अध्यक्ष थे। इसलिए मतलब उस पुस्तक का नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम के नाम पर, ठीक है दोस्तों। तो एक एक मतलब हम समझ लेते हैं वो चीज, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ब्लूम जो टैक्सोनॉमी वो है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ना, वो मतलब डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम हुआ करते थे, एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम एक मनोवैज्ञानिक थे। जो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है उन्होंने मतलब जो सीखने के उद्देश्य है, जो लर्निंग ऑफ डोमेन है, लर्निंग डोमेन जो सीखने के उद्देश्य है उनको मतलब तीन भागों के अंदर विभाजित किया था, ठीक है दोस्तों। और उन्होंने उस जो सीखने के जो उद्देश्य है वो उद्देश्य उनका वर्गीकरण है वो अपनी एक पुस्तक के अंदर किया था। उस पुस्तक का नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है दोस्तों। उस पुस्तक का नाम दिया था ब्लूम टैक्सोनॉमी, क्योंकि डॉक्टर जो बेंजामिन ब्लूम है उन्होंने जो वर्गीकरण दिया था अपना जो सीखने के उद्देश्य है, ठीक है, कि व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व का विकास है वो कितने उद्देश्यों के अंदर होता है, वो तीन उद्देश्य दिए थे। और वो अकेले व्यक्ति थे नहीं थे, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है वो अकेले व्यक्ति नहीं थे, उनके और भी साथी थे। लेकिन अपने साथियों के साथ उन्होंने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, ठीक है, जो सीखने के जो उद्देश्य है उनको प्रस्तुत किया था, उस जो समिति है, ठीक है, जो वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाली जो समिति है उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम, ठीक है दोस्तों। तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो ब्लूम जो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है उनके मतलब अध्यक्ष थे वो समिति के, इस कारण मतलब इसका नाम है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी रखा गया, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है वो इस समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इस पुस्तक का नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी रखा गया, ठीक है दोस्तों। ब्लूम टैक्सोनॉमी जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्लूम की वर्गीकी, ठीक है दोस्तों। तो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है वो एक अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है दोस्तों, अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। और शिकागो जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अमेरिका के अंदर शिकागो विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर थे, ठीक है दोस्तों। जो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है ना
वो एक अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे और शिकागो जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर प्रोफेसर थे, ठीक है, आचार्य थे कॉलेज के अंदर। जो ब्लूम की जो वर्गीकरण है, ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, उसके अंदर शिक्षा के अंदर जो सीखने के उद्देश्य है उनसे संबंधित है। ब्लूम टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? तो शिक्षण के अंदर जो सीखने के उद्देश्य है, शिक्षा के जो सीखने के उद्देश्य है, मतलब कितने डोमेन के अंदर मतलब व्यक्तित्व का जो विकास होता है उसके बारे में ये बताती है। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से जाना जाता है। ये जो पॉइंट है ना वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पॉइंट को आप नोट कर लो, राइट डाउन कर लो, काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। तो ब्लूम का जो वर्गीकरण है उनको वर्गीकरण को सीखने शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से जाना जाता है। और जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इस पुस्तक का प्रकाशन है वो सन 1956 के अंदर हुआ था। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और तो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है, उन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन किया था, क्योंकि जो सीखने के जो वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाली जो समिति थी उस समिति की अध्यक्ष थे। और इन्होंने मतलब ये जो पुस्तक है प्रकाशित की थी डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने 1956 के अंदर। कौन सी? ब्लूम टैक्सोनॉमी, यानी कि ब्लूम की वर्गीकरण, ठीक है। इस कृति का आपको ध्यान में रखना है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में उन्होंने अपने जो वर्गीकरण है उसको प्रस्तुत किया था, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है, उन्होंने अपनी जो वर्गीकरण है ब्लूम टैक्सोनॉमी में उन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। और वो ब्लूम है जो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है वो इसके समिति के अध्यक्ष थे। किस समिति के? जो वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाली जो समिति थी, उद्देश्य के बारे में बताने वाली जो समिति थी उसके मतलब अध्यक्ष थे, ठीक है। ब्लूम के अनुसार विद्यार्थी के व्यक्तित्व का जो विकास है, विद्यार्थी के व्यक्तित्व का जो विकास है वो सीखने के जो 3 डोमेन है, लर्निंग डोमेन, जो सीखने के 3 उद्देश्य है उनके अंदर होता है, ठीक है दोस्तों। वो 3 उद्देश्य कौन कौन से है? पहला है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और तीसरा है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक कुछ भी बोल सकते हो, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। जो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र है वो संज्ञान से संबंधित होता है, यानी कि जो ज्ञान से संबंधित होता है, व्यक्ति है इसके अंदर ज्ञान ग्रहण करता है, ज्ञान यानी कि बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। जो मस्तिष्क से संबंधित जितने भी क्रियाएं है ना वो मतलब ये संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंदर होती है। हम डिटेल से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे आगे, पूरा डिटेल से हम समझेंगे इसको, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित। तो संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास से संबंधित है, यानी कि मनुष्य की जो बुद्धि है, ठीक है, बुद्धि से रिलेटेड है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंदर। और भावात्मक ज्ञान क्षेत्र हार्ट से है। जो हार्ट है ना, दिल होता है ना, दिल व्यक्ति का फीलिंग से संबंधित है, ठीक है। मतलब किसी दुख की घड़ी के अंदर दुख के भाव प्रकट होता है तो वो क्या है? भाव प्रकट होता है, ठीक है दोस्तों। एक फीलिंग जागृत होती है व्यक्ति की, और खुशी के अंदर वो खुशी वाली फीलिंग होती है, ठीक है। तो वो एक भावना होती है। तो ये क्या मतलब दिल से, हार्ट से संबंधित होता है। इससे इसके अंदर व्यक्ति है दिल से जुड़ा होता है, दिल से संबंधित जो जितनी गतिविधि होती है, भावनात्मक रूप से जो व्यक्ति भावुक होता है ना, वो फीलिंग है इसके अंदर होती है। तो इसको मतलब हार्ट से मतलब हम समझ सकते हैं, दिल से संबंधित गतिविधियां, ठीक है। और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र है, उसके अंदर मतलब जो पेशीय, जो व्यक्ति की जो पेशीय है, ठीक है, मांसपेशियों से संबंधित विकास होता है, ठीक है दोस्तों। व्यक्ति जो क्रिया करता है हाथ से, ठीक है, पैरों से, जो भी मतलब शरीर से क्रिया करता है, मांसपेशियों का रोल होता है इसके अंदर, ठीक है। व्यक्ति जो हाथों से अपनी क्रिया करता है, शरीर से जो क्रिया करता है, उसको हम मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंदर शामिल करते हैं, कौशल को इसके अंदर शामिल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनको हम तीनों को अभी एक एक को मतलब समझने की कोशिश करेंगे। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंदर मतलब कौन कौन सी मतलब पॉइंट है, वो ज्ञान, बोध, ठीक है, प्रयोग, वो हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंदर 5 है, और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र है उसके अंदर भी जो स्तर है, इसके 5 स्तर है, इसके अंदर विभाजित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे और शिकागो यूनिवर्सिटी उसके अंदर प्रोफेसर थे। और ब्लूम की जो वर्गीकरण है शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्य से संबंधित है। और ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से जाना जाता है,
ठीक है दोस्तों। और ब्लूम टैक्सोनॉमी पुस्तक का प्रकाशन है वो 1956 में हुआ था और अध्यक्ष थे डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। और ब्लूम टैक्सोनॉमी में उन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, ठीक है, जो सीखने के उद्देश्य है संबंधित वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया था। और ब्लूम के अनुसार विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास है वो 3 लर्निंग डोमेन के अंदर होता है, वो है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपके समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर मतलब सीखने के जो उद्देश्य है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम और उसके साथियों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मतलब आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और ये जो ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र है, ठीक है, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र है, इसका वर्गीकरण है ज्ञानात्मक जो ज्ञान क्षेत्र है। तो फर्स्ट ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र है, इसका वर्गीकरण है वो मतलब किसने किया था? ब्लूम, आपको पता है ब्लूम, तो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है, उन्होंने मतलब 1956 के अंदर, ठीक है, 1956 के अंदर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, किसका? ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का, ठीक है, 1956 के अंदर मतलब वर्गीकरण प्रस्तुत किया था ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का। उसके अंदर जो 6 चीजें हैं वो कैसे मतलब ज्ञान व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, वो 1956 के अंदर डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है, उन्होंने मतलब इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंदर, ठीक है दोस्तों, ये बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है, और इसमें उन उद्देश्यों को शामिल किया जाता है, इसके अंदर उन उद्देश्यों को शामिल किया जाता है जिसका संबंध ज्ञान या समरण करने से है, ठीक है। ज्ञान करने के साथ तो है ही, लेकिन ज्ञान के साथ साथ उसको समरण करना, उनको मेमोराइज करना, याद करने से संबंधित भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, समरण करने से संबंधित भी है, ज्ञान और समरण करने या बौद्धिक योग्यता के विकास से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ज्ञान करने या स्मरण करना, उसको ज्ञान को पुनः दोहराना मतलब उसको पुनः याद करने से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और बौद्धिक योग्यता के विकास करने से संबंधित है, इसके अंदर बुद्धि का कंप्लीट विकास होता है, किस उद्देश्य के अंदर? ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंदर, ठीक है दोस्तों। और इसमें विशेष घटनाओं, तथ्यों में आंकड़ों को पुनर्स्मरण किया जाता है या पहचाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ज्ञान क्षेत्र के अंदर व्यक्ति है पहले टीचर के माध्यम से इसको अपने जो क्लासरूम में वहां पर ज्ञान ग्रहण करता है, ठीक है दोस्तों। ज्ञान को मतलब अर्जित करने के बाद उसको जो तथ्य जो घटनाएं हैं वो मतलब अपने जो आंकड़े हैं वो अपने ज्ञानात्मक ज्ञान से मतलब दिमाग मस्तिष्क के अंदर ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद उनको पुनः स्मरण भी रखा जाता है, उनको याद भी रखा जाता है, मेमोराइज किया जाता है, उनको पहचाना जाता है, ठीक है दोस्तों, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंदर। और इस ज्ञान क्षेत्र को मतलब 6 स्तरों के अंदर विभाजित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। वो 6 स्तर कौन कौन से हैं? पहला है ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। इन स्तरों के अंदर मतलब व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है दोस्तों। पहला है ज्ञान व्यक्ति है वो ग्रहण करता है, क्लास के अंदर स्कूल के अंदर ज्ञान ग्रहण करता है, टीचर के द्वारा जो चीज उसको बताई जाती है, ठीक है दोस्तों, नॉलेज प्रोवाइड करवाया जाता है, उसको पहले सुनता है वो, ठीक है। और ज्ञान ग्रहण करने के बाद वो मतलब उस चीज को समझता है, ठीक है, बुद्धि का विकास दिखाता है, अपने स्तर पर समझने की कोशिश करता है, ठीक है। टीचर के बताने के बाद वो अपने स्तर पर उस चीज को समझने की कोशिश करता है, फिर समझने के बाद वो प्रयोग करता है, ठीक है, अपने स्तर पर प्रयोग करता है कि भाई मैं इस चीज को कैसे कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। वो अपने जो दैनिक जीवन है उसके अंदर प्रयोग करने की कोशिश करता है, ठीक है दोस्तों। और प्रयोग करने के बाद वो उसका विश्लेषण करता है, उसको तोड़ता है, ठीक है, उसको देखता है कि भाई ये चीज है वो कैसे हुई है, ठीक है, ठीक है, उसको मतलब तोड़ने की कोशिश करता है, उसको तोड़ता है अलग अलग भागों के अंदर, तो चीज है उसको मतलब तोड़ता है, उसके अंदर मतलब अपने इनपुट भी शामिल किया, अपने मतलब इनपुट शामिल करने के लिए वो देखता है कि भाई इसको मैं मेरे स्तर पर कैसे तैयार कर सकता हूँ आगे फ्यूचर के लिए, ठीक है दोस्तों। तो उसको समझने की कोशिश करता है कि भाई इसके अंदर जो पुर्जे है वो मतलब कैसे जोड़ गए, ठीक है, वो खोलता है, और उसके बाद वो मतलब संश्लेषण करता है, ठीक है, वापस जोड़ता है कि भाई हाँ ये चीज ऐसे हुई, अब मैं मेरे स्तर पर इसको कैसे मतलब एक नया सिद्धांत विकसित कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। एक नई मान लो कोई
मशीन बनानी है तो मशीन के अंदर मतलब जो पुर्जे है उनको पहले खोल के देखता है कि भाई, क्योंकि वो अपने स्तर पर प्रयोग कर रहा है, पहले तो उसने ज्ञान ग्रहण किया, उसके बाद समझा उसके बारे में, उसके बाद प्रयोग करने स्टार्ट किया, फिर उसको मतलब खोला कि भाई कैसे काम कर रही है, इसके अंदर कैसे कल पुर्जे है वो व्यवस्थित किए गए हैं, फिर उनको मतलब अपने स्तर पर वापस जोड़ने का काम करता है कि भाई मैं मेरे स्तर पर नया सिद्धांत विकसित कर सकूं, ठीक है, नया मतलब सिद्धांत बना सकूं, ठीक है दोस्तों। तो वो संश्लेषण करता है, जोड़ता है, और जोड़ने के बाद मतलब टीचर या अध्यापकों द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है कि भाई वो कितना सही है, ठीक है, विद्यार्थी अपने उद्देश्य के अंदर कितना सफल हुआ है, वो मतलब ये देखा जाता है मूल्यांकन प्रक्रिया के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको समझ में आ गई दोस्तों, आसान है, इन चीजों को ध्यान रखना है दोस्तों। ये ज्ञान बोध मतलब परियोगी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मतलब कितने भागों के अंदर बांटा गया है और कौन कौन सी चीजें हैं, इसके अंदर मतलब डीपली पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र है, इसके अंदर मतलब 6 चीजों के अंदर इसको 6 स्तरों के अंदर बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। व्यक्तित्व का विकास है वो ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन इन स्तर से गुजरता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज अब देखते हैं दोस्तों हम भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, ठीक है। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस ज्ञान क्षेत्र के अंदर मनोदृष्टि मनोभाव प्रेरणा शिक्षण प्रक्रिया बालक की रुचि अभिरुचि अभिवृत्ति मूल्य आदि को शामिल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर बालक की रुचि अभिवृत्ति, ठीक है, मनोभाव, उसकी जो भावनात्मक जो रुचि है उसको शामिल किया जाता है, यानी कि आपको बता दिया कि मतलब हार्ट से संबंधित है, जो दिल है ना, फीलिंग, व्यक्ति की जो फीलिंग है उसको शामिल किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। फीलिंग से संबंधित मनोभाव है वो बालक प्रकट करता है, इसके अंदर उसका विकास होता है, ठीक है दोस्तों। दुख की मतलब अवस्था के अंदर दुख की फीलिंग व्यक्त करना, खुशी के अंदर खुशी जाहिर करना, वो मतलब एक फीलिंग होती है ना, वो उस दिल की भावना होती है, ठीक है दोस्तों। तो उसको मतलब इस भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंदर शामिल रहता है, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा जैसे किसी व्यक्ति को मतलब कोई दुख की खबर सुनाता है तो वो मतलब बहुत भावुक हो जाता है, ठीक है, या खुशी की मतलब बात सुनाते हैं उसको तो मतलब खुशी के माध्यम से मतलब खुशी जाहिर करता है, मतलब भावुक हो जाता है, खुशी की फीलिंग आती है उसके अंदर। तो वही मतलब इस चीज के अंदर इस जो भावात्मक ज्ञान क्षेत्र है इसके अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस ज्ञान क्षेत्र के अंदर मनोदृष्टि या मनोभाव प्रेरणा शिक्षण प्रक्रिया बालक की रुचि और अभिरुचि को शामिल किया जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भावनाओं के साथ साथ बालक की रुचि अभिरुचि और अभिवृत्ति, ठीक है दोस्तों, अभिवृत्ति को शामिल किया जाता है, ठीक है। एप्टीट्यूड और मूल्य वैल्यू आदि को भी शामिल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका संबंध है भावना प्रेरणा व रुचि से होता है, ये मतलब चीज है आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इन चीजों को मतलब भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है। और इसके जो स्तर है वो 5 स्तर है, 5 स्तरों के अंदर विकास होता है। आग्रहण या ग्रहण करना दोनों एक ही चीज है, आग्रहण या ग्रहण करना, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, तीसरा है आकलन, चौथा है संगठित करना और पांचवा है चारित्रीकरण। 5 जो डोमेन है 5 क्षेत्र है, इसके अंदर मतलब भावात्मक ज्ञान क्षेत्र का विकास होता है, ठीक है दोस्तों। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंदर कितने स्तरों के अंदर बांटा गया है इसको, 5 भागों के अंदर 5 स्तरों के अंदर बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। आग्रहण मतलब जैसे कि मतलब किसी व्यक्ति को या स्टूडेंट को मतलब टीचर कोई चीज बताता है, ज्ञान के बारे में कोई जानकारी प्रोवाइड करवाता है, जानकारी देता है, तो मतलब उसको ग्रहण करता है वो, ठीक है दोस्तों। ग्रहण करने के बाद उसकी मतलब अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करता है, ठीक है दोस्तों। अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करता है कि भाई ये चीज है वो कैसे हुई, ठीक है दोस्तों। वो मतलब उसकी देखा देख प्रतिक्रिया करता है, नकल करने की कोशिश करता है, ठीक है, कि भाई वो चीज है वो कैसे हुई, ठीक है। ज्ञान ग्रहण किया, कोई चीज हम किसी व्यक्ति को बता देता है, वो पहले क्या कि सुनता है, उस चीज को सुनता है कि भाई हाँ ये चीज बोल रहा है। सुनने के बाद वो मतलब उस चीज की अनुक्रिया करता है, नकल करता है, अपने जीवन के अंदर दोहराता है, ठीक है, उस चीज को अपने जीवन के अंदर दोहराता है, प्रतिक्रिया करता है वैसी की वैसी। प्रतिक्रिया करने के बाद वो आकलन करता है कि भाई ये चीज है जो इस व्यक्ति ने बोली या जो हमें टीचर ने बताई, ये मतलब हमारे जीवन के अंदर हम इसको शामिल करते हैं, ये सही है या गलत है। सही और गलत का निर्णय करता है आकलन के अंदर, ठीक है, उसका आकलन करता है कि भाई कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। आकलन करने के बाद उसको संगठित करता है, ठीक है, उसको व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करता है कि भाई हाँ सही है, तो उसको व्यवस्थित करता है कि भाई हाँ हमें हमारा जो फ्यूचर है दैनिक जीवन के अंदर इस चीज को अपनाना है, ठीक है दोस्तों, ये चीज सही है।
और बाकी लोग भी इसको मान्यता दे रहे थे, मतलब हमें इसको अपनाना है, इस चीज को अपनाना है, तो वो उसको शामिल कर लेता है अपने जीवन के अंदर। और चारित्रीकरण, फिर शामिल करने के बाद वो चरित्र का निर्माण कर लेता है, ठीक है, अपने चरित्र के अंदर, अपने चरित्र के अंदर उस चीज को डाल देता है कि भाई ये चीज सही है या गलत है, जो भी है, मतलब वो उसका चरित्र है, कैरेक्टर बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है दोस्तों। और जो ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र है, इसका 1964 के अंदर ब्लूम, कर्टवाल और मसीहा, इन दोनों ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, ठीक है। जो ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र है उसका मतलब ब्लूम ने 1956 के अंदर वर्गीकरण दिया था। और तो ज्ञान भावात्मक ज्ञान क्षेत्र है, इसका 1964 के अंदर ब्लूम, कर्तवाल और मसीहा नामक तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर मतलब इसका वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये तो मतलब आपके सब ये मतलब चीज है आपके क्लियर हो जाना चाहिए भावात्मक, ठीक है दोस्तों। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों मनोसंचालित या मनोक्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र के बारे में। मनोसंचालित या मनोक्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये अंतिम मतलब इसका जो उद्देश्य है, लर्निंग का, जो सीखने का जो उद्देश्य है, अंतिम है मनोसंचालित या मनोक्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको मनोगत्यात्मक व क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः तकनीकी कौशल के अभिग्रहण से संबंधित है, ठीक है, मतलब कौशल से संबंधित है, ठीक है। इसके अंदर मांसपेशियों का मतलब यूज होता है, ठीक है, हाथों का मतलब शरीर का मतलब इस्तेमाल होता है, ठीक है। व्यक्ति वो मांसपेशियों से मतलब इसके अंदर काम करता है, ठीक है। इसके अंदर क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र इसको मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं। ये मुख्यतः तकनीकी कौशल के अभिग्रहण से संबंधित है, ठीक है। तकनीकी जो कौशल है उसके मतलब अभिग्रहण से संबंधित है। इस कौशल के विकास के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जितना प्रैक्टिस किया जाता है, जितना अभ्यास किया जाता है, ये जो विकास है इसका मतलब इस क्षेत्र का जो विकास है वो मतलब उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। प्रैक्टिस की जरूरत होती है क्योंकि मतलब कौशल है, इसके अंदर सीखने के जो उद्देश्य है उसके अंदर कौशल को शामिल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये कौशल या हस्तचालित यानी कि हस्त हाथों से किए जाने वाली जो क्रियाएं होती है, ठीक है दोस्तों, उससे संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ये कौशल और हस्त क्रियाओं से संबंधित है दोस्तों। और इसके अंदर मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र को 5 स्तरों के अंदर विभाजित किया जाता है। पहला है अवलोकन, ठीक है। किसी वस्तु को मतलब व्यक्ति है वो पहले देखता है, अवलोकन करता है, उसका ऑब्जर्वेशन करता है कि ये चीज कैसे है, ठीक है। अवलोकन करने के बाद वो मतलब इसके अंदर हेरफेर करता है, ठीक है, अपने आधार पर मतलब हेरफेर करता है, उसके अंदर हाथों से मतलब हेरफेर करता है, ठीक है, कि भाई ये चीज ऐसी जैसी बनी हुई है, अब मैं मेरे स्तर पर मतलब इसको खोल के मतलब मैं हेरफेर करता हूँ, ठीक है, मेरे इनपुट लगाता हूँ, इसके अंदर मेरे इनपुट शामिल करता हूँ ताकि रिजल्ट है वो बढ़िया दिखे, ठीक है दोस्तों। तो अपना हेरफेर करता है, हेरफेर करने के बाद उसके अंदर शुद्धता आती है, ठीक दोस्तों, परिशुद्धता आती है, प्रैक्टिस कर बार बार प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करने से उसके अंदर शुद्धता आ जाती है, ठीक है। जैसे आप कभी बाइक चलाना जानते हो, बाइक चलाना मतलब सीखते हो, ठीक है, तो पहले आप मतलब उसको ऑब्जर्वेशन करते हो कि हाँ बाइक या कार ऐसे चलाते हैं, ठीक है। कार आप चलाना जानते हो तो कार को मतलब आप पहले नहीं जानते हो, लेकिन कार चलाना आप सीखते हो तो उसके अंदर पहले वो ऑब्जर्वेशन करते हो कि हाँ इसके अंदर गियर ऐसे लगते हैं, ठीक है, ऐसे चलाते हैं आगे। और उसके अंदर आप अपना आधार पर मतलब ऑब्जर्वेशन करने के बाद अपना आधार पर मतलब उसके अंदर हेरफेर करते हो और प्रैक्टिस करने के बाद उसके अंदर शुद्धता आती है, ठीक है। और अपने आधार पर उसके अंदर और आप इनपुट जोड़ते हो, जोड़बंदी करते हो, ठीक है, ठीक है। जोड़बंदी करने के बाद वो मतलब आपके प्रकटीकरण हो जाता है, ठीक है। एक नॉर्मल लाइफ के अंदर आप उसको चलाना सीख जाते हो कि भाई नॉर्मल हो जाती है वो चीज, ठीक है, एक प्राकृतिक रूप से नॉर्मल हो जाती है वो चीज, ठीक है दोस्तों। तो इन मतलब 5 चीजों को मतलब इसके अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। किसके अंदर? मनोसंचालित या मनोक्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंदर।